भारत की इकोनॉमी हमेशा से ही एग्रीकल्चर बेस्ड रही है। 1951 में 85% पॉपुलेशन अपने जीवन यापन के लिए खेती पर ही डिपेंडेंट थी। इनफैक्ट आज भी एक बिग प्रपोर्शन हमारी पॉपुलेशन का खेती पर ही डिपेंड करता है। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग 48% पॉपुलेशन आज भी एग्रीकल्चर बेस्ड एक्टिविटी से जुड़ी हुई है। भारत ने आज़ादी के बाद बहुत से फैमिन्स फेस किए। फैमिन्स के साथ साथ फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, 1960s में हुई वॉर्स और 1967-68 में बिहार में आए ड्रॉट की वजह से फूड प्रोडक्शन में भारी कमी आई। अब खाने की कमी की वजह से लोग भूख से मर रहे थे। बिहार में एनुअल फूड ग्रेन प्रोडक्शन 1965-66 में 7.5 मिलियन टन से कम होकर 66-67 में ये 4.3 मिलियन टन हो गया। अब क्योंकि प्रोडक्शन कम हो गया था तो अनाज का होलसेल प्राइस एकदम से बहुत शार्पली राइज कर गया। इसके चलते बिहार में 100 किलो चावल का होलसेल प्राइस 93.7 रुपीज़ से बढ़कर 180.8 रुपीज़ हो गया था। लोगों की अर्निंग्स उस टाइम इतनी नहीं थी कि वो इतना महंगा अनाज अफोर्ड कर पाते, और इसमें सबसे ज़्यादा सफ़र किया था पुअर सेक्शन ने। उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री। शास्त्री जी ने लोगों से अपील करी कि वो एक टाइम का मील स्किप करने के लिए मंडे इवनिंग का व्रत रखा करें। उन्हें ये पता था कि लोगों से बोलने से पहले उन्हें खुद अपने ऊपर ये चीज़ इम्प्लीमेंट करनी होगी, तो उन्होंने मंडे इवनिंग का व्रत अपने घर में रखना शुरू कर दिया। और उन्होंने फिर उसके बाद लोगों से अपील करी कि वो भी व्रत रखें, और लोगों ने उनकी बात मानी भी। और इतना असर हुआ उनकी बातों का कि कुछ रेस्टोरेंट्स तो मंडे इवनिंग को अपना बिजनेस ही बंद रखते थे। पर फूड ग्रेन प्रोडक्शन की कमी का कारण सिर्फ वॉर और ड्रॉट नहीं थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी थी फार्मर्स के साथ। फार्मर्स को बैंक से अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन नहीं मिल पाते थे, जिस वजह से उनको मनी लैंडर्स के पास जाना पड़ता था। ये मनी लैंडर्स बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स होते थे जो कि उनको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दिया करते थे। लोन न चुकाने पर ये फार्मर्स को पूरी तरह एक्सप्लॉइट करते थे, उनसे अपने लैंड्स पे बहुत काम करवाते थे। इस तरह उनका शोषण किया जाता था। साथ ही बढ़ती हुई पॉपुलेशन के लिए अब पुरानी टेक्निक्स के थ्रू एग्रीकल्चर जो थी वो फूड ग्रेन की डिमांड पूरी नहीं कर पा रही थी। इसलिए ज़रूरी था कि अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ फूड ग्रेन प्रोडक्शन शुरू किया जाए। अनाज की कमी को पूरा करने के लिए फूड ग्रेन सब बाहर से इंपोर्ट किए जाने लगे। अब ऐसे में सरकार की टॉप मोस्ट प्रायोरिटी बन गया था कि हमारा देश जो है वो फूड ग्रेन्स में सेल्फ सफिशिएंट हो जाए। इस सेल्फ सफिशिएंसी को अचीव करने के लिए शास्त्री जी ने ग्रीन रेवोल्यूशन को प्रमोट करना शुरू किया। एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट एम.एस. स्वामीनाथन के इनिशिएटिव से 1960s में पंजाब में ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू किया गया। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, मैकेनाइज्ड टूल्स, इरिगेशन फैसिलिटीज, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स के यूज से एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में चेंजेस आए, जिससे अब एग्रीकल्चरल लैंड की प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ गई। अब किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार को प्राइस पॉलिसीज लानी थी, जिससे कि फूड ग्रेन प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए फार्मर्स जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का यूज़ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में करते रहे। और इसलिए जनवरी 1965 में एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन बनाया गया। अगस्त 1965 में कमीशन ने अपनी पहली रिपोर्ट सबमिट की, जिसमें उन्होंने पैडी के लिए एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस का सजेशन दिया। मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक तरीके से गवर्नमेंट द्वारा फार्म प्राइसेस में आने वाले शार्प फॉल के अगेंस्ट एक सिक्योरिटी है। राबी और खरीफ क्रॉप्स के सोइंग सीजन की शुरुआत में ही सरकार एमएसपी अनाउंस कर देती है। किसान अपना एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट प्राइस पर बेचते हैं, पर अगर डिमांड से ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाए तो ऐसे में मार्केट प्राइसेस बहुत रैपिडली फॉल कर जाते हैं। ऐसे में एमएसपी एक सिक्योरिटी हो जाती है कि अगर मार्केट प्राइस अनाउंस्ड एमएसपी के भी नीचे हो जाए तो इस केस में गवर्नमेंट एजेंसीज फार्मर्स से उनका एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एमएसपी के रेट पर खरीद लेती है। इससे दो काम होते हैं, एक तो फार्मर्स को सपोर्ट और सिक्योरिटी मिल जाती है प्राइस फॉल के सिनेरियो में, दूसरा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सरकार को भी अनाज मिल जाता है। 1970 तक गवर्नमेंट दो तरीके के प्राइस अनाउंस करती थी, एक है एमएसपी, दूसरा है प्रोक्योरमेंट प्राइस। एमएसपी जैसा मैंने आपको बताया कि सोइंग सीजन के स्टार्ट में अनाउंस किया जाता है, वहीं प्रोक्योरमेंट प्राइस क्रॉप्स का हार्वेस्ट शुरू होते ही अनाउंस किया जाता था। ये वो प्राइस था जिस पे गवर्नमेंट एजेंसीज जैसे कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया फार्मर से एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस खरीद के उसको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत ज़रूरतमंद लोगों तक राशन शॉप्स के थ्रू लोगों तक पहुंचाती थी। पर प्रोक्योरमेंट प्राइस से वो इंसेंटिव्स फार्मर्स तक नहीं पहुंच पा रहे थे जैसा एक्सपेक्ट किया गया था। इसलिए वीट के लिए प्रोक्योरमेंट प्राइस 1969 में बंद कर दिया गया और राइस के लिए 1973-74 में इसको बंद किया गया।
1975-76 से वीट और पैडी प्रोक्योरमेंट के लिए सिर्फ एमएसपी अनाउंस किया जाता है। मार्च 1985 में एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन का नाम बदलकर कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस रख दिया गया, यानी CACP। CACP एक एडवाइजरी बॉडी है जो कि गवर्नमेंट को ये रिकमेंड करती है कि एमएसपी हर क्रॉप के लिए कितना होना चाहिए। इसके लिए CACP कुछ फैक्टर्स कंसिडर करती है, जैसे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, चेंजेस इन इनपुट प्राइसेस, ट्रेंड्स इन मार्केट प्राइसेस, डिमांड एंड सप्लाई, इंटरनेशनल प्राइस सिचुएशन एंड मोर। बट ज़रूरी नहीं कि जो एमएसपी CACP सरकार को रिकमेंड करेगी, सरकार वही एमएसपी अनाउंस करेगी। शुरुआत तो 1966-67 में वीट क्रॉप से हुई थी। सबसे पहले वीट क्रॉप का एमएसपी अनाउंस किया गया, लेकिन फिर ये पाया गया कि इससे वीट राइस कल्टीवेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रहा था और इससे और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, जैसे कि वाटर स्कार्सिटी की, सॉइल और वाटर पोल्यूशन की, स्टबल बर्निंग की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होने लगी थी, जिस वजह से फार्मर्स को और दूसरी क्रॉप्स ग्रो करने के लिए इनकरेज करना ज़रूरी हो रहा था। तो सरकार अब 23 कमोडिटीज़ पर एमएसपी अनाउंस करती है, जिसमें 7 सीरियल्स, 5 पल्सेस, 8 ऑयल सीड्स और कमर्शियल क्रॉप्स हैं। एमएसपी कैलकुलेट करने के लिए CACP हर क्रॉप का प्रोडक्शन कॉस्ट कैलकुलेट करती है, जो कि हर स्टेट का और पूरे इंडिया का एक एवरेज होता है। इसमें पहला है A2, यानी इसमें वो कॉस्ट आती है जो फार्मर्स सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, हायर्ड लेबर, लीज्ड इन लैंड, फ्यूल, इरिगेशन वगैरह में खुद खर्च करता है। साथ ही इंडियन फार्म्स पर अक्सर फार्मर्स को उनके फैमिली मेंबर्स असिस्ट करते हैं, जिनका काम अनपेड फैमिली लेबर में काउंट होता है। इस अनपेड फैमिली लेबर की एस्टिमेटेड कॉस्ट FL में इंक्लूड की जाती है। 2018 यूनियन बजट के अकॉर्डिंग अब CACP A2 प्लस FL को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कंसिडर करते हुए MSP इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 1.5 टाइम्स रिकमेंड करता है। पर 2004 में नेशनल कमीशन फॉर फार्मर्स के चेयरमैन एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट MS स्वामीनाथन ने रिकमेंड किया था कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओन्ड लैंड की रेंटल वैल्यू या रेंट पेड फॉर लीज्ड इन लैंड और जो ओन्ड कैपिटल एसेट्स हैं उनकी इंटरेस्ट वैल्यू भी A2 प्लस FL में ऐड की जाए, और उन्होंने इसको डेजिग्नेट किया था C2। उन्होंने सजेस्ट किया कि MSP कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी C2 का 50% से ज़्यादा होना चाहिए, यानी C2 प्लस 50%। बट डिफरेंस यही है कि गवर्नमेंट MSP सेट करती है 1.5 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है A2 प्लस FL। और फार्मर्स चाहते हैं कि MSP के लिए जो स्वामीनाथन कमेटी ने सजेशंस दिए हैं उनको अपनाया जाए, साथ ही एक MSP के लिए लॉ भी बनाया जाए। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या सरकार को MSP के लिए लॉ बनाना चाहिए।